तो साल 2040 एक बेहद उन्नत एलियन सभ्यता का जंगी बेड़ा पृथ्वी को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरा मतलब है उनके पास ऐसी तकनीक है जो हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल। वे अंतरिक्ष के विशाल सफर तय कर चुके हैं। हाँ, लेकिन फिर अचानक बिना एक भी गोली चलाए वे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर भाग जाते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें एक बच्चों की किताब मिल गई थी। अरे बाप रे। हाँ, सोचिए, एक साधारण सी नर्सरी राइम्स की किताब ने पृथ्वी को एक भयंकर आक्रमण से बचा लिया। देखिए, ये परिदृश्य सुनने में किसी अजीब विज्ञान कथा या किसी कॉमेडी शो का हिस्सा लगता है, लेकिन 25वीं सदी के साहित्यिक इतिहासकारों के नजरिए से अगर हम देखें तो ये हमारे अतीत की सबसे आकर्षक घटनाओं में से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब क्लेयर बॉयको द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के जो अभिलेख हमें मिले हैं, वे महज एक हास्य कथा नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये असल में एक बहुत ही गहरा दस्तावेज है। तो ठीक है, आइए आज की इस गहन चर्चा में इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा उद्देश्य ठीक यही समझना है कि कैसे अत्यधिक उन्नत तकनीक और बुद्धिमत्ता वाले मंगल ग्रह के निवासी एक मामूली सी किताब से हार गए। ये समझना बहुत जरूरी है ना? जब हम 20वीं सदी के उस दौर को देखते हैं जिसे हमारे अभिलेखों में किताबों का युग कहा गया है, तो एक बात स्पष्ट होती है। उस समय हर चीज के लिए किताबें मौजूद थीं, इतिहास से लेकर विज्ञान तक और जानवरों से लेकर इंसानी व्यवहार तक। हाँ, हर विषय पर। बिल्कुल। लेकिन साल 2040 का वो मंगल ग्रह का कमांडर इन चीफ, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इस बुनियादी संचार उपकरण को समझने में पूरी तरह से विफल रहा। मतलब वो उसे समझ ही नहीं पाया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। थिंक टैंक का जो चरित्र है वो सत्ता और अहंकार के एक बेहद खतरनाक संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में उसके सिर को एक विशाल गुब्बारे या बलून ब्रेन के रूप में वर्णित किया गया है। बैलून ब्रेन, हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शारीरिक विशेषता नहीं है, ये उसके खोखले अहंकार का प्रतीक है। वो एक ऐसा नेता है जो ये मानता है कि पूरे ब्रह्मांड में उससे अधिक बुद्धिमान कोई है ही नहीं। बाप रे, इतना घमंड। हाँ, और जब कोई सभ्यता या उसका नेतृत्व इस तरह के अहंकार में डूब जाता है तो वो नई जानकारी को निष्पक्ष रूप से ग्रहण करने की क्षमता ही खो देते हैं। सही कहा। थिंक टैंक के व्यवहार देखकर मुझे उस अति आत्मविश्वासी लेकिन नासमझ कॉर्पोरेट बॉस की याद आती है। अरे हाँ, वो क्लासिक बॉस वाला रवैया है ना? मतलब ऐसा बॉस जो जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अपनी टीम के हर अच्छे काम और विचार का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है, जबकि उसका सहायक नूडल, जो असल में बहुत समझदार है, बिल्कुल, नूडल सारी सही जानकारी बड़ी विनम्रता से उसे देता रहता है और वो ये दिखावा करता है कि ये सारे महान विचार खुद थिंक टैंक के ही हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि नूडल में कितना धैर्य होगा। बहुत ज्यादा। और देखिए, इस तरह का पदानुक्रम जहां एक चतुर सहायक को एक अहंकारी नेता के अहम को संतुष्ट करते हुए काम करना पड़ता है, ये तानाशाही संरचनाओं की एक बहुत ही सामान्य विशेषता है। एकदम सही। थिंक टैंक की समस्या ये है कि वह पृथ्वीवासियों को एक आदिम, बदसूरत और छोटे सिर वाली प्रजाति मानता है। अब जब शुरुआत में ही ये मान लिया जाता है कि सामने वाला पूरी तरह से मूर्ख है, तो वह कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का शिकार हो जाता है। मतलब वो सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है। बिल्कुल, वो केवल वही देखता है जो उसके पहले से तय विचारों को सही साबित करे। और यही पूर्वाग्रह उस समय एक ऐतिहासिक कॉमेडी में बदल जाता है जब साल 2040 में थिंक टैंक का स्पेस प्रोब पृथ्वी की एक अज्ञात संरचना में प्रवेश करता है। और आपको पता है वो संरचना क्या थी? सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। हाँ, वो असल में सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी है। मंगल ग्रह के क्रू कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई लाइब्रेरी या कोई किताब नहीं देखी थी। कभी नहीं। उनके लिए ये एक एलियन कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। वे चारों तरफ हजारों अजीब सी वस्तुएं देखते हैं और पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। सार्जेंट ऊप तो ये तक सोच लेता है कि वे शायद किसी टोपियों की दुकान में आ गए हैं। वो एक किताब को खोलकर अपने सिर पर रख लेता है। मतलब सोचिए वो कैसा दिख रहा होगा। बहुत ही हास्यास्पद। लेकिन ये दृश्य संकेत विज्ञान या जिसे हम सेमियोटिक्स कहते हैं, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओहो, सेमियोटिक्स, थोड़ा और बताइए इस बारे में। देखिए,
किसी भी वस्तु का अर्थ उसके भौतिक स्वरूप में नहीं होता, बल्कि उसके सांस्कृतिक संदर्भ में छिपा होता है। मंगल ग्रह के निवासियों के पास किताबें थी ही नहीं। तो उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। एकदम सही। इसलिए उनका दिमाग उस अज्ञात वस्तु की तुलना अपनी समझ की सबसे करीबी चीज यानी एक टोपी से करने लगता है। बिना किसी साझा संदर्भ के अर्थ का पूरी तरह से अनर्थ हो जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। जब थिंक टैंक अपने विशाल ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए घोषणा करता है कि ये जगह कोई भोजनालय है और ये किताबें वास्तव में सैंडविच है, हाँ, सैंडविच, तो इसे पूरी तरह से मूर्खता माना जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या हम उसे पूरी तरह से गलत ठहरा सकते हैं? आपका क्या मतलब है? मतलब अगर आप एक ऐसी उन्नत सभ्यता से हैं जहां ज्ञान या ऊर्जा को कैप्सूल के रूप में या सीधे किसी भौतिक रूप में ग्रहण किया जाता हो, तो एक आयताकार वस्तु को ऊर्जा का स्रोत या भोजन समझना एक तार्किक कैलकुलेटेड गैस भी तो हो सकता है। ये एक बहुत ही विचारणीय तर्क है। मैं कहूँगा कि एक एलियन दृष्टिकोण से जानकारी को कागज के पन्नों पर छापना और फिर उन्हें आंखों से पढ़ना बहुत ही पुराना या आदन तरीका लग सकता है। बिल्कुल। तो उनका अनुमान लगाना गलत नहीं था। समस्या अनुमान लगाने में नहीं थी। समस्या थिंक टैंक के उस अड़ियल रवैये में थी जहां वो अपने अनुमान को एक अकाट्य सत्य मान लेता है और फिर उसे साबित करने के लिए अपने क्रू पर दबाव डालता है। हाँ, विज्ञान में एक परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, लेकिन तानाशाही में परिकल्पना को तुरंत एक आदेश में बदल दिया जाता है। अरे बाप रे! और इसी आदेश का नतीजा वो मजेदार दृश्य है जहां बेचारे सार्जेंट ऊप को उस सैंडविच को खाकर दिखाना पड़ता है। वो बहुत ही अजीब स्थिति थी उसके लिए, है ना? एक बेहद उन्नत अंतरिक्ष सैनिक एक किताब का कोना चबा रहा है। वो उसे निगलने का नाटक करता है, खांसता है और फिर रिपोर्ट करता है कि ये मंगल ग्रह की धूल जितना सूखा है। हाँ, धूल जितना सूखा। ये देखकर सच में हैरानी होती है कि कैसे एक सैन्य पदानुक्रम में ऊपर से आया एक बेतुका आदेश एक प्रशिक्षित सैनिक की सामान्य समझ को भी कुचल सकता है। बिल्कुल सही। सत्ता का दबाव अक्सर तार्किक सोच को इसी तरह पंगु बना देता है। ऊपी अच्छी तरह जानता है कि ये वस्तु खाने लायक नहीं है, पर वो कुछ कह नहीं सकता। हाँ, वो अपने कमांडर के अहंकार को चुनौती नहीं दे सकता। और यहीं पर नूडल का कूटनीतिक कौशल एक बार फिर से सामने आता है। नूडल हमेशा स्थिति को संभाल लेता है। नूडल ने निगरानी फिल्मों में पृथ्वीवासियों को देखा था। वो सीधे ये नहीं कहता कि थिंक टैंक गलत है, क्योंकि वो उसका ईगो हर्ट नहीं करना चाहता। बहुत चालाक है वो। इसके बजाय वो बड़ी विनम्रता से सुझाव देता है कि पृथ्वीवासी इन चीजों को खाते नहीं थे, बल्कि इनका इस्तेमाल संचार के उपकरण के रूप में करते थे। और यहाँ फिर से वही कॉर्पोरेट बॉस वाला रवैया दिखता है। थिंक टैंक पलक झपकते ही इस विचार को चुरा लेता है और कहता है कि यही उसका अगला बिंदु था कि ये कम्युनिकेशन सैंडविच हैं। कम्युनिकेशन सैंडविच क्या बेतुका नाम है? बिल्कुल, लेकिन ये एहसास कि ये संचार के उपकरण हैं समस्या को पूरी तरह सुलझाता नहीं है। इसके बाद थिंक टैंक अपने क्रू को उन किताबों को अपने कान से लगाकर सुनने का आदेश देता है। हाँ। जब उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता तो वो बुरी तरह फंस जाता है। ये एक और अंधा मोड़ है उनके लिए। एक बार फिर वे वस्तु के भौतिक रूप के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। नूडल को एक बार फिर हस्तक्षेप करना पड़ता है। बेचारी नूडल को हर बार बीच बचाव करना पड़ता है। हाँ, और वो बड़ी चालाकी से बताता है कि ये शायद आंखों से संचार के लिए है। ये वो क्षण है जहां वे सच्चाई के सबसे करीब पहुंचते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये एक दृश्य माध्यम है, लेकिन उनके पास अभी भी भाषा, लिपि और सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ की भारी कमी है। बिल्कुल, सांस्कृतिक संदर्भ के बिना भाषा एक अनसुलझी पहेली है। और यहाँ कहानी वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है। यहीं से स्थिति एक खतरनाक और हास्यास्पद मोड़ लेती है। जब वो ये मान लेते हैं कि किताबों को आंखों से देखना है, तो ओमेगा के हाथ मदर गूस की एक रंगीन किताब लगती है। मदर गूस, नर्सरी राइम्स। हाँ, और थिंक टैंक जो खुद को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता है, उस बच्चों की किताब की तस्वीरों और तुकबंदियों को देखकर क्या निष्कर्ष निकालता है? वो सोचता है कि ये पृथ्वीवासियों का कोई बहुत ही जटिल और गुप्त कोड है। एक सैन्य कमांडर का दिमाग हमेशा युद्ध, खतरा और रणनीतियों के फ्रेम में ही काम करता है। थिंक टैंक के लिए ब्रह्मांड में हर अज्ञात चीज एक संभावित खतरा है। उसे हर चीज में एक साजिश नजर आती है। बिल्कुल। जब वो कुछ ऐसा देखता है जिसे वो डिकोड नहीं कर सकता, तो उसकी असुरक्षा उसे ये विश्वास दिलाती है कि ये निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा सैन्य रहस्य है।
हो, इसके लिए मनोविज्ञान में कोई शब्द है ना? हाँ, इसे शत्रुतापूर्ण आरोपण पूर्वाग्रह या हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस कहा जाता है। इस कोड को तोड़ने की उसकी उतावली इतनी हावी हो जाती है कि वो अपने क्रू को अंतरिक्ष विभाग द्वारा दिए गए विशेष विटामिन खाने का आदेश देता है, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ सके। विटामिन्स खाकर कोड डिकोड करना अजीब है। बहुत अजीब। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मेरे मन में एक गहरा सवाल उठता है। क्या यह संभव है कि हम इंसान भी ब्रह्मांड के अध्ययन में बिल्कुल यही गलती कर रहे हों? आप किस मायने में कह रही हैं? मतलब, अगर हम अंतरिक्ष में किसी अन्य सभ्यता के संकेत पकड़ लें, तो क्या हम भी उन्हें अपनी सोच, अपने इतिहास और अपने डर के चश्मे से देखकर पूरी तरह गलत नहीं समझ लेंगे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इस अवधारणा को मानव केंद्रित दृष्टिकोण या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहा जाता है, और मैं कहूंगी कि ये अंतरिक्ष अन्वेषण की सबसे बड़ी दार्शनिक चुनौतियों में से एक है। हम हर चीज को इंसानी नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, हम ब्रह्मांड को अपने अनुभवों के आधार पर मापते हैं। अगर हमारा इतिहास युद्धों और विजयों से भरा है, तो हम एलियन संकेतों को भी उसी चश्मे से देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। थिंक टैंक भी ठीक यही कर रहा है। वो मंगल ग्रह के एक आक्रामक सैन्य समाज का हिस्सा है। हाँ, इसलिए एक मासूम बच्चों की किताब उसके लिए एक उन्नत सभ्यता का ब्लूप्रिंट बन जाती है। उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए वायर्ड है। और इस वायर्ड दिमाग का नतीजा तब भयानक रूप ले लेता है जब कैप्टन ओमेगा पहली कविता पढ़ना शुरू करती हैं, मिस्ट्रेस मैरी। ओह, मिस्ट्रेस मैरी। कविता के बोल कुछ इस तरह हैं। मिस्ट्रेस मैरी, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. अब एक सामान्य इंसान के लिए यह सिर्फ एक मासूम सी नर्सरी राइम है। हाँ, बस एक बच्चों की तुकबंदी। लेकिन थिंक टैंक का विश्लेषण सुनिए। वो इस कविता को सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थिंक टैंक शब्दों का पूरी तरह से शाब्दिक और तकनीकी अर्थ निकाल रहा है। उसके पास रूपकों या काव्यात्मक कल्पना की कोई समझ ही नहीं है। वो हर चीज को अक्षरिक रूप से ले रहा है। बिल्कुल। वो सिल्वर बेल्स और कॉकल शेल्स को देखकर ये मान बैठता है कि पृथ्वीवासियों ने कृषि और भारी खनन को एक साथ मिला दिया है। वो तो यहाँ तक चिल्लाने लगता है कि इंसान इतने उन्नत हो गए हैं कि वे अपने बगीचों में चांदी और विस्फोटक गोले उगा रहे हैं। विस्फोटक गोले? हाँ, उसे लगता है कि कॉकल शेल्स असल में विनाशकारी हथियार है। जरा सोचिए, एक ऐसी उन्नत सभ्यता जो अंतरिक्ष यात्रा कर सकती है, वो एक कविता की पंक्ति को कृषि आधारित हथियार निर्माण का सबूत मान लेती है। ये डिकोडिंग की सबसे बड़ी विफलता है। ये दिखाता है कि जब संदर्भ गायब होता है तो जानकारी को अपनी असुरक्षा के ढांचे में फिट करना बहुत आसान हो जाता है। वो अपने डर को उस कविता पर थोप रहा है। एकदम सही। थिंक टैंक ये देखने को तैयारी नहीं है कि कुछ चीजें केवल मनोरंजन के लिए भी हो सकती हैं। एक सैन्य तानाशाह के लिए मनोरंजन या कला जैसी अवधारणाएं अक्सर विदेशी होती हैं। लेकिन डर का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। लेफ्टिनेंट आयोटा दूसरी कविता पढ़ता है, हे डिडल डिडल। अरे बाप रे, इसमें तो जानवर शामिल है। हाँ, इसमें बिल्ली सारंगी बजा रही है, एक गाय चांद के ऊपर से कूद जाती है, एक कुत्ता हंसता है और चम्मच डिश के साथ भाग जाता है। ये सुनकर थिंक टैंक क्रू को हंसने से रोकता है। वो इसे कोई मजाक नहीं मानता। बिल्कुल नहीं, उसके लिए ये गंभीर खुफिया रिपोर्ट है। वो ये निष्कर्ष निकालता है कि पृथ्वीवासियों ने अपने पालतू जानवरों को उन्नत अंतरिक्ष तकनीक और संगीत संस्कृति सिखा दी है। इस बिंदु पर उसकी घबराहट एक पूर्ण व्यामोह या जिसे हम पैरानोया कहते हैं, उसमें बदल चुकी है। गाय का चांद के ऊपर से कूदना उसके लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाता है कि पृथ्वी एक अंतर्ग्रहीय हमले की तैयारी कर रही है। एक इंटरप्लैनेटरी अटैक। हाँ, वो कल्पना करता है कि लाखों अंतरिक्ष गायें मंगल ग्रह पर आक्रमण करने वाली हैं। मतलब ये उस हास्यास्पद सीमा को पार कर जाता है जहां शक्ति और अज्ञानता आपस में बुरी तरह टकराते हैं। अंतरिक्ष गायों का हमला, ये कल्पना ही अपने आप में एक अलग तरह की कॉमेडी है। वो तुरंत अपनी सेना को पृथ्वी पर आक्रमण रोकने का आदेश देने की तैयारी करता है। लेकिन आपको पता है, थिंक टैंक के इस डर और व्यामोह का सबसे चरम बिंदु आना भी बाकी है। सबसे बड़ा झटका। हाँ, वो बिंदु जो व्यक्तिगत रूप से उसके अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देता है, और वो है हम्टी डम्टी की कविता। मैं कहूंगा कि ये पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। यहाँ पुष्टिकरण पूर्वाग्रह अपने सबसे शक्तिशाली रूप में सामने आता है, जहां एक नेता का व्यक्तिगत डर
उसके सारे तर्कों को ही निगल जाता है। बिल्कुल। ओमेगा जब हम्टी डम्टी की तस्वीर दिखाती है, जो एक दीवार पर बैठा है और जिसका सिर एक विशाल अंडे जैसा है, तो थिंक टैंक उस तस्वीर को देखकर चीख पड़ता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसका सिर भी तो एक बलून ब्रेन है। हाँ, वो तुरंत ये निष्कर्ष निकालता है कि ये किसी काल्पनिक पात्र की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये खुद उसकी तस्वीर है। उसे यकीन हो जाता है कि पृथ्वीवासियों ने किसी तरह उसे देख लिया है और वे उसे निशाना बना रहे हैं। देखिए, एक तानाशाह हमेशा इस डर में जीता है कि कोई उसे सत्ता से हटा देगा। हम्टी डम्टी का अंडाकार सिर उसके इस गहरे मनोवैज्ञानिक डर को ट्रिगर कर देता है। वो उस चित्र में पृथ्वीवासियों की कला नहीं देख रहा है। नहीं, वो उसमें अपनी ही संभावित मौत का अक्स देखता है। और जब उप कविता की अगली लाइन पढ़ता है, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब हम्टी डम्टी बहुत जोर से गिरा, तो थिंक टैंक के लिए ये कोई तुकबंदी नहीं रह जाती। उसके लिए ये एक भविष्यवाणी बन जाती है। हाँ, वो इस गिरने को मंगल ग्रह के पतन और खुद को बंदी बनाए जाने की एक बेहद गुप्त और सुनियोजित योजना समझ लेता है। उसे लगने लगता है कि पृथ्वीवासी मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण पर कब्जा करने आ रहे हैं। ये घटना साबित करती है कि अत्यधिक शक्ति और तथाकथित बुद्धिमत्ता बिना आलोचनात्मक सोच और संदर्भ को समझने की क्षमता के केवल एक चीज को जन्म देती है, और वो है पागलपन। बिल्कुल सही कहा। थिंक टैंक के पास तकनीक थी, अंतरिक्षयान थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। इसलिए एक छोटी सी बच्चों की किताब के पन्नों में वो अपने ही बुने हुए डर के जाल में फंस गया। और इस पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स का नतीजा इतिहास की सबसे मजेदार पीछे हटने की घटना में बदल जाता है। थिंक टैंक, जो एक समय पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देख रहा था, तुरंत पृथ्वी पर आक्रमण रद्द कर देता है। उल्टे पांव भागता है। बिल्कुल। उसका खौफ इस कदर बढ़ जाता है कि वो न केवल अपना बेड़ा वापस बुलाता है, बल्कि मंगल ग्रह के सभी निवासियों को आदेश देता है कि वे तुरंत अपना ग्रह खाली कर दें और पृथ्वी से 10 करोड़ मील दूर अल्फा सेंटोरी भाग जाएं। कितनी बड़ी जीत है ये, है ना? बिना एक भी गोली चले एक नर्सरी राइम्स की किताब ने पृथ्वी को बचा लिया। 25वीं सदी के इतिहासकार के रूप में इस घटना का विश्लेषण करते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके बाद क्या हुआ। ये केवल एक युद्ध के टलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सभ्यता के विकास की कहानी भी है। हाँ, क्योंकि इसके बाद बदलाव आया। बिल्कुल। लगभग 500 साल बाद पृथ्वी और मंगल के बीच अंततः शांति स्थापित हुई, और ये शांति केवल इसीलिए संभव हो सकी क्योंकि नेतृत्व में बदलाव आया। ऐतिहासिक अभिलेख स्पष्ट करते हैं कि उस अहंकारी थिंक टैंक का पतन हुआ और उसकी जगह उसी समझदार, शांत और जिज्ञासु नूडल ने ले ली। नूडल का नेतृत्व इस बात का प्रमाण है कि सच्ची बुद्धिमत्ता जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संदर्भ को समझने की क्षमता में है। नूडल में वो विनम्रता थी जो थिंक टैंक में बिल्कुल नहीं थी। अहंकार हमेशा अज्ञानता के नए दरवाजे खोलता है, और विनम्रता दूसरों को समझने का मार्ग प्रशस्त करती है। नूडल के नेतृत्व में पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के लोगों के साथ फिर से संपर्क स्थापित किया। उन्हें पढ़ना सिखाया गया, सैंडविच और किताबों के बीच का असली अंतर समझाया गया। हाँ, वो बहुत जरूरी था। यहाँ तक कि पृथ्वीवासियों की मदद से मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस में एक शानदार लाइब्रेरी भी बनाई गई। ज्ञान और संस्कृति का यह आदान प्रदान एक नए युग की शुरुआत था। लेकिन इतिहास का एक दिलचस्प और विडंबनापूर्ण तथ्य ये भी है कि उन सारी प्रगतियों के बावजूद एक किताब ऐसी थी जिसे मंगल ग्रह के लोग आज भी कभी नहीं पढ़ पाए। अरे हाँ, वही पुरानी मदर गूज। बिल्कुल। उस एक किताब का मनोवैज्ञानिक खौफ उनकी सांस्कृतिक स्मृति में इस तरह बस गया कि वे आज भी उससे दूरी बनाए रखते हैं। यह पूरी चर्चा हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारे पास मौजूद तकनीक और जानकारी तभी सार्थक है जब उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। गलतफहमी महज शब्दों की कमी से नहीं, बल्कि संदर्भ की अनुपस्थिति से पैदा होती है। बिल्कुल, संदर्भ ही सब कुछ है। और इसी के साथ आइए हम उसी विचार पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने विस्तार से देखा कि कैसे मंगल ग्रह के निवासियों ने एक साधारण सी किताब को एक खौफनाक हथियार समझ लिया। तो जरा इस पर विचार करने की कोशिश करें। सोचिए। कल्पना करें कि अगर कोई अनजान उन्नत एलियन सभ्यता आज के दौर की हमारी सबसे मासूम चीज, शायद कोई साधारण सा प्लास्टिक का खिलौना या इंटरनेट का कोई अजीब सा बिना सिर पैर का मीम अचानक अंतरिक्ष में खोज ले, तो वे हमारे समाज, हमारे व्यवहार और हमारी बुद्धिमत्ता के बारे में
क्या खौफनाक या बेतुका निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये एक बहुत ही डरावना लेकिन दिलचस्प विचार है ना? क्या हम भी इस अनंत ब्रह्मांड के लिए एक ऐसी ही अजीबोगरीब पहेली नहीं है जिसे डिकोड किया जाना अभी बाकी है? अगली बार जब कोई मामूली सी चीज देखें तो सोचिएगा कि कोई और उसे किस नजरिए से देख रहा होगा।